नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम हम सबने सुना है, लेकिन उसके बारे में उतना ही कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। आप गूगल पर जाओ और सर्च करो वाई वी शुड नॉट डू SIP, तो आपको हजारों ऐसे आर्टिकल और वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि SIP करने से कितना नुकसान होगा, वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, पैसे डूब जाएंगे। और उसी गूगल पर अगर आप ये सर्च करते हो हाउ टू डू SIP, तो आपको हजारों ऐसे आर्टिकल और वीडियोस मिल जाएंगे जो ये बताएंगे कि SIP से बेहतर तो कुछ है ही नहीं, केवल SIP में पैसे डालो, SIP ही वेल्थ क्रिएट करती है, SIP ही सबसे बड़ा सबसे अच्छा टूल है वेल्थ जनरेट करने का। तो इसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम इसके दोनों एस्पेक्ट को कवर करेंगे आज के वीडियो में। SIP क्यों गलत होता है, SIP क्यों सही होता है, क्यों SIP करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, क्या सही तरीका है SIP करने का, और क्या SIP करने से सच में वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है, या आज के समय में जो YouTube पे एक ट्रेंड चल रहा है कि SIP नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कितनी सच्चाई है, क्या एक्चुअल बात है। तो सबसे पहले समय को ज़्यादा गंवाते नहीं हैं, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं कि SIP के रिटर्न्स पीछे कैसे रहे हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी और मैं स्क्रीन पे देखता हूं निफ्टी 50 रिटर्न्स लास्ट 1 ईयर। और एक काम करते हैं, इसमें हम लोग इसको ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, अब निफ्टी 50 भारत की टॉप 50 कंपनीज है जो निफ्टी में रजिस्टर्ड है। आप देखोगे तो एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 10.53 का रिटर्न आपको दिख रहा है। ये एनुअलाइज्ड रिटर्न होता है, मतलब एनुअल रिटर्न आपको दिखाता है। 3 साल में आप देखेंगे तो 13.67 का आपको रिटर्न दिख रहा है। 5 साल में आप देखोगे तो 13.67 का रिटर्न दिख रहा है, और 10 साल में आप देखेंगे तो 14.35 का रिटर्न दिख रहा है। ये भारत की टॉप 50 कंपनीज का रिटर्न है। 3 महीने में आपको 2.14% भी रिटर्न दिखेगा और 1 मंथ में ये कम भी दिखेगा। तो एनुअलाइज्ड रिटर्न ही हम देखते हैं, कम से कम 1 साल का देखेंगे। अब चलो निफ्टी नेक्स्ट 50 का रिटर्न देखते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 है बेसिकली जो निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज हैं, उसके बाद की 50 कंपनीज, मतलब 51 नंबर से 100th नंबर तक की जो कंपनीज है उसका रिटर्न ये आपको दिखा रहा है। 1 साल में आप देखोगे तो इसने 5.37% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 18.40% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर में 15.73% का रिटर्न दिया है, और 10 ईयर में 14.53% का रिटर्न दिया है। चलो हम एक काम करते हैं, निफ्टी मिड कैप का रिटर्न देखते हैं। मैं अलग अलग फंड्स के रिटर्न आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि ये समझ में आए कि पैसे एक्चुअली बने हैं, रिटर्न एक्चुअली आया है या नहीं आया है। निफ्टी मिड कैप का रिटर्न 1 साल में हम लोग देखेंगे तो 10.38% का रिटर्न है। 3 ईयर में देखेंगे तो 25% का रिटर्न है। 5 ईयर में 22% का रिटर्न है, और 10 साल में 18.76% का रिटर्न है। निफ्टी मिड कैप 100, मतलब जो टॉप 100 कंपनीज हैं मिड कैप में, उनकी बात कर रहे हैं, तो 7.83%, और 3 साल में 24%, 5 ईयर में 22%, और 10 साल में 17%। तो आप देखोगे निफ्टी स्मॉल कैप में आप देखोगे तो 1 साल में -4% का रिटर्न आया हुआ है। ठीक है, तो ये हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अब आपने रिटर्न देख लिया, आपको ये समझ में आ गया कि रिटर्न्स कैसे दिख रहे हैं। अब एक्चुअल बात करते हैं। अब मेरे आपसे 4 सवाल हैं, 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या
जितने भी हमने म्यूचुअल फंड्स देखे और अलग अलग कैटेगरीज के हमने देखे, क्या उसने रिटर्न दिए हैं कि नहीं? अगर स्मॉल कैप देख लो, वो 1 साल में रिटर्न नहीं दिया है। इसके अलावा जितने भी फंड्स हमने देखे, सब ने ऑन एन एवरेज 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। क्या उसने 3 साल में रिटर्न दिया है? सबने 3 साल में रिटर्न दिया है। आंसर हमारा है कि ये रिटर्न हम लोग जो देख रहे हैं, ये रिटर्न हमें मिल रहा है, तो वेल्थ तो क्रिएट हो रही है। और पिछले 1 साल वो समय रहा है जब मार्केट में बहुत ही उथल पुथल रही है, मार्केट क्रैश किया है, मार्केट गिरा है। बीच में हम जब 3 साल या 5 साल और 10 साल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस बीच में कोविड के समय मार्केट इतना ज़्यादा गिरा हुआ था, रिसेशंस के समय में मार्केट इतने ज़्यादा गिरे हुए थे। उसके बाद भी हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो रिटर्न हमें मिल रहा है, ये इन्फ्लेशन से बेटर है या इन्फ्लेशन से कम रिटर्न मिल रहा है? तो आप देखोगे कि पिछले 1 साल में जो रिटर्न हमने देखा, वो भी स्मॉल कैप में स्पेसिफिकली, उसके अलावा बाकी सारे रिटर्न्स हमें इन्फ्लेशन से ज़्यादा मिल रहे हैं। इन्फ्लेशन नॉर्मली 5% 6% के आसपास है गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग, और हमें रिटर्न 10%, 12%, 14%, 22% तक के रिटर्न्स दिखे हैं हिस्टोरिकल डेटा में। क्या ये रिटर्न एफडी से बेटर है? तो आंसर है हाँ, यस। एफडी में नॉर्मली 6% 7% के आसपास हमें रिटर्न मिलता है, और अगर एक दो अपवाद को देख लें, छोड़ दें, तो बाकी समय में हमें रिटर्न्स उससे ज़्यादा मिले हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो आपको रिटर्न 10%, 12%, 14%, 22% का रिटर्न आपको दिख रहा है, ये रिटर्न कमाने के लिए आपको एडिशनल क्या करना पड़ा? कोई मजदूरी करनी पड़ी, खेत खोदने पड़े? नहीं ना। आपने पैसे लगाए, आपका केवल इकलौता एक काम था, आप लगातार एसआईपी में पैसे डाल रहे थे और वो आपको रिजल्ट दे रहे थे। और घर बैठे बैठे पिछले 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में आपने कभी भी एसआईपी शुरू की होती है, एसआईपी में पैसे डालने शुरू किए होते, तो आपको रिटर्न मिलता। और ये ऐसा नहीं है कि जो म्यूचुअल फंड में हम पैसे डालते हैं वो कोई भी ऐसे रैंडम टॉम, डिक और हैरी के फंड्स हैं जो हम उसमें पैसे डालते हैं। म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड सेबी से गवर्नड होती है, सेबी रेगुलेट करती है उसे, गवर्नमेंट से उसको सर्टिफिकेशन मिले होते हैं, उसके बाद वो करती है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फर्जी चीज़ें हैं। म्यूचुअल फंड हमने हिस्टोरिकल डेटा देखा, उसमें भी रिटर्न हमें दिख रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि ये सेबी से गवर्न है, रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट बैक्ड है, ट्रांसपेरेंसी है इसमें। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर फिर क्यों लोग कहते हैं कि एसआईपीज आर बैड? कोई तो रीजन होगा। ऐसा तो नहीं है कि मतलब बिना किसी रीजन के वो लोग कह रहे होंगे कि एसआईपीज आर बैड या एसआईपी से पैसे नहीं बने, एसआईपी में मैंने पैसे डाले, मेरे पैसे डूब गए। तो कहीं ना कहीं उनकी बात सही होती है। उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे एसआईपी में ढंग से सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो 2-3 रीजन होते हैं एसआईपी से जब आपको पैसे नहीं मिलते। पहला तो लोग 3 महीने 4 महीने एसआईपी करते हैं और उसी के हिसाब से उनको लगता है कि मेरे पैसे तो नहीं बन रहे हैं, मेरे पैसे तो बनने चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आप 3 महीने 4 महीने में इन्वेस्टमेंट करके और उससे पैसे कमाना चाहते हैं तो एसआईपी आपके लिए नहीं है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो भी स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड में, आपके लिए नहीं है। गारंटीड नहीं है कि रिटर्न 3-4 महीने में मिलेगा। जब हम एसआईपी करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म की ही बात की जा रही है। दूसरा रीजन है, जब मार्केट गिर रहा होता है उस समय डर के मारे एसआईपी बंद कर देते हैं। एक्चुअली हमें इसका उल्टा करना चाहिए। जब मार्केट गिर रहा है तब एसआईपी में पैसे और ज़्यादा डालने चाहिए और एग्रेसिव तरीके से डालने चाहिए, क्योंकि जब प्राइस गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो आपको एनएवी ज़्यादा मिलेगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा यूनिट्स आप परचेज कर पाओगे सेम अमाउंट पे करके। तो जब भी मार्केट नीचे जा रहा है तो पैसे नहीं, आपको बंद नहीं करना, एसआईपी बंद नहीं करनी है। तीसरा रीज़न है, किसी एक स्पेसिफिक पीरियड का आपने डेटा देखा और उसके हिसाब से आपने एनालाइज किया कि इस पर्टिकुलर 1 साल में, इस पर्टिकुलर 6 महीने में, तो वो हमेशा ये मार्केट है। देखो, अंडरस्टैंड दिस,
म्यूचुअल फंड है, सही बात है, म्यूचुअल फंड थोड़ा सा बेटर और सेफ है स्टॉक्स और ट्रेडिंग के कंपैरिजन में, लेकिन है तो मार्केट ही ना। तो मार्केट ऊपर नीचे जाएगा। अगर आप 6 महीने में 1 साल आपका गोल है, उसमें आप कैलकुलेट करोगे या किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट करोगे, देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो मार्केट कई बार आपको गिरी हुई मिल सकती है। तो एक म्यूचुअल फंड में आपके पैसे उस समय नहीं बन रहे होंगे। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज्यादा पैसे कमाने के लालच में हमने सेक्टोरियल फंड्स ले लिए, हमने थीम वाले फंड्स ले लिए। अब अगर वो पर्टिकुलर सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमारा पैसा डूब जाता है। मतलब हमने आइडेंटिफाई किया कि यार आजकल ना इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शेयर अच्छे चल रहे हैं, तो जितना पैसा था पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वाले म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए, और अगले अगर 2 साल 3 साल 1 साल उस सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया तो हमारा पैसा डूब गया। डूबा नहीं मतलब कम हो गया, रिटर्न नहीं दिए, या कुछ कम, कुछ डूब भी गया, कुछ रिटर्न ही नहीं, मूल से भी कम हो गया, प्रिंसिपल से भी कम हो गया। ये 4 रीजन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जिसकी वजह से ये बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है ना, आप इसमें म्यूचुअल फंड की गलती नहीं है, इसमें गलती तो मेरी और तुम्हारी है ना। हम गलत तरीके से म्यूचुअल फंड कर रहे हैं। मतलब अगर आप, इट इज लाइक दिस, मेडिसिन काम करती है, आपकी हेल्थ उससे बेटर होती है, लेकिन आप किसी भी चीज की मेडिसिन किसी भी रीजन से कभी भी खा लोगे बिना डॉक्टर से प्रिस्क्राइब पूछे, बिना डॉक्टर से पता किए, तो फिर वो नुकसान तो करेगी ना आपको, फिर तो प्रॉब्लम होगी आपको। एसआईपी करने में 2-3 स्टेप्स है जो इंपॉर्टेंट है और हमें कंसीडर करना चाहिए। पहली चीज है इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस। आपकी इनकम कितनी है और एक्सपेंस आपका कितना है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। नॉर्मली एक थंब रूल माना जाता है पर्सनल फाइनेंस में कि जो आपकी टोटल इनकम है उसका 20% कम से कम आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन कई बार हम 20% कर पाते हैं, कई बार 20% नहीं कर पाते हैं। अगर आप 20% कर पाते हैं तो बेहतर है, 20% से ज़्यादा कर पाते हैं तो फिर उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो आप 20% भी नहीं कर पाते तो एक थंब रूल है, तो एक मतलब एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको कुछ अमाउंट का कमिटमेंट करना चाहिए। वाई कमिटमेंट इज इंपॉर्टेंट? जैसे मान लो आपकी इनकम 1 लाख रुपए की है, 70,000 आपके खर्चे होते हैं, अब 30,000 रुपए आपके बचे। क्या 30,000 रुपए पूरे के पूरे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? अगर आपको लगता है 30,000 रुपए मैं पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं तो 30,000 आपको फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा लगातार, कंटिन्यूअस। एसआईपी का बेनिफिट ही तभी होगा जब जितने अमाउंट से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया मिनिमम उतना तो आपको कमिट करना ही पड़ेगा। अगर आप उस अमाउंट में फ्लक्चुएशन करेंगे तो फिर रिजल्ट्स उतने बेहतर नहीं आएंगे। आप ऊपर जा सकते हैं, कम नहीं होना है। तो आप 30,000 नहीं कर सकते, 30,000 मत करिए, 10,000 नहीं कर सकते, जितना मतलब एक कमिटमेंट जितना आपने कमिट करा खुद से, किसी और से तो कमिट आपको करना नहीं है। 5,000, 10,000, 2,000, 500 रुपए, 20,000 रुपए, जो भी आपने कमिट किया, फिर चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, घर में इमरजेंसी आ गई, प्रॉब्लम आ गई, लगातार वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये पहली चीज है। अब कई सारे लोगों का तुरंत इस सेंटेंस के बाद ही क्वेश्चन होगा, भाई इमरजेंसी आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, अभी हम उसकी बात करेंगे कैसे उसे हैंडल करना है। बट जो आपने कमिटमेंट कर दिया, कमिटमेंट करने के बाद तो मैं अपने आप के भी नहीं सुनता, तो वैसा टाइप्स आपका कमिटमेंट होना चाहिए। देखो, जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो पहला तो हमने इनकम और एक्सपेंस अपना देखा कि कितना हमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और करना चाहिए। अब हमें इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली एसआईपी की जब हम बात कर रहे हैं, हमेशा गोल के हिसाब से करना चाहिए। विदाउट अ गोल, विदाउट अ मोटिवेशन, विदाउट अ डिजायर्ड रिजल्ट कि वहां मुझे वहां पहुंचना है, जब वो नहीं होता ना तो 10 रीजन, 10 बहाने मिल जाते हैं एसआईपी तोड़ने के, इन्वेस्टमेंट तोड़ने के। और एक आम इंसान की जिंदगी में 3 गोल होते ही होते हैं। पहला गोल उसके बच्चों की एजुकेशन या मैरिज, ऐसा कुछ, मतलब एक बड़ा अमाउंट उस समय चाहिए होता है। दूसरा,
अपना घर लेना, घर खरीदना, तीसरा रिटायरमेंट की प्लानिंग। अब हो सकता है सबके अमाउंट अलग अलग होंगे, सबके टाइमलाइन अलग अलग होंगे, लेकिन ये तीनों गोल होता ही होता है हर इंसान की जिंदगी में। तो हम इन्हीं तीनों एग्जाम्पल को लेकर आगे बात करने वाले हैं। अब पहली चीज है बच्चों की फीस, बच्चों का एजुकेशन। मान लो आपके बच्चे हैं 5 साल के भी। अब आपको उनकी एजुकेशन के लिए जब वो प्रोबेबली 16-18 साल के होंगे तब आपको मोटा अमाउंट चाहिए होगा। उस समय वो प्रोफेशनल डिग्री में जाएंगे, उसे डॉक्टर बनना है, कुछ और करना है। आई थिंक 15 से 18 के बीच में उस समय उसकी एज होगी। तो आपके पास अब समय कितना है? आपके पास समय है 11 से लेकर 14 साल, मोटा मोटा। दूसरा आपका गोल है घर खरीदना। मान लो आप चाहते हो कि मैं रिटायरमेंट के समय घर खरीदूं, तो लंबा समय है आपके पास। आप चाहते हो नहीं 5 साल बाद मुझे घर खरीदना है, तो 5 साल बाद का आपका टारगेट हो गया। तीसरा आपका है रिटायरमेंट। आज आप 30 साल के हैं, आप चाहते हैं कि मैं 50 साल का हो जाऊं तो मेरा रिटायरमेंट उस समय हो जाए, कम से कम मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं कमाने के झंझट से, और कुछ एक कॉर्पस इकट्ठा हो जाए। तो आपका अब 20 साल का वो गोल हो गया कि 20 साल बाद का गोल है। अब आपको 3 गोल आपने सेट किए, अब तीनों गोल का अमाउंट आपको सेट करना है। इसी तरीके से जितने भी आप गोल बनाएंगे, छोटे बड़े, कम से कम 7-8 गोल सबके बन जाते हैं। अब हम उसकी बात कर रहे हैं। तो बच्चे के एजुकेशन के लिए अब उसे डॉक्टर बनना है। आज के समय में भारत में कम से कम 50 लाख रुपए लगते हैं मोटा मोटा डॉक्टर बनने के लिए। मैं एक जेनरिक बात कर रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी थोड़ा लग सकता है, बट मैं एक जेनरिक बात कर रहा हूँ। 50 लाख रुपए के आसपास चाहिए। तो 50 लाख रुपए आपको 12 साल बाद कमाने के लिए कितने पैसे की एसआईपी करनी पड़ेगी? चलो स्क्रीन पे देखते हैं। तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। मैंने एसआईपी कैलकुलेटर सिंपल ओपन किया। ये ग्रो वाला कैलकुलेटर मुझे बड़ा मज़ेदार लगता है, तो मैं इसे ले लेता हूँ। चलो मान लो मैं अगर हर महीने 5,000 रुपये डालता हूँ, और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 12 से 13% ही रखेंगे। हम बहुत ज़्यादा ये मान के नहीं चलेंगे ताकि हमारे पास बफर भी हो। हम 15% 16% रिटर्न एक्सपेक्टेड नहीं मानेंगे, हम अभी 12% का ही ले रहे हैं, और टाइम पीरियड मान के चलते हैं कि हमारे पास 14 साल का समय है बच्चे की स्कूल के लिए। तो हमने 8,40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। एक्सपेक्टेड रिटर्न 12,27,000 रुपये हुआ, और टोटल वैल्यू आई 20,67,000। इसका मतलब हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं 50 लाख रुपए। तो हम इसको अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। क्या हमें 10,10,000 हर महीने अगर करते हैं तो हम 41 लाख के आसपास पहुंचेंगे। अभी भी हम थोड़ा सा कम है। हम 12,000 करते हैं, ओके चलो 13,000 करते हैं, तो हम 53 लाख रुपए पे पहुंच गए। अब हमें 13,000 रुपये हर महीने की एसआईपी करनी है अगर मुझे अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए 50 लाख रुपए के आसपास चाहिए। लेकिन रुको, अब हम कई लोग तो गोल बनाते ही नहीं हैं। कुछ लोग अगर गोल बनाते हैं तो इतना कैलकुलेशन करके छोड़ देते हैं। हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, इतना कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें इसमें 3 चीज़ें और कंसीडर करनी है। पहली चीज़ ये है कि हमारी इनकम हर साल कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी ना। आप अगर जॉब में है, नौकरी में है, तो हर साल आपको 10%, 12%, 15%, 8%, 7% कुछ तो इंक्रीमेंट मिलेगा, कुछ आपको के पैसे बढ़ेंगे। तो इनकम आपकी बढ़ती जाएगी, तो आप मंथली इन्वेस्टमेंट बाद में बढ़ाते चले जा सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा। ये 50 लाख रुपए आज लग रहे हैं, 12 साल बाद तो 50 लाख रुपए नहीं लगेंगे। 12 साल बाद तो और ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, है ना। मतलब फीस तो और ज्यादा हो जाएगी ना, तो 12 साल बाद और ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। तो हमें वो भी सेकंड पॉइंट कंसीडर करना है। तीसरा पॉइंट है टैक्स। ये पूरा का पूरा 53 लाख हमें नहीं मिल जाएगा ना। 32 लाख के आसपास तो हमारा रिटर्न है यहाँ पर, आप देखो। और करीब और अभी आज के समय में अगर देखें तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो करीब आपका ये मान लो इसमें 3-3.5 लाख रुपए के आसपास तो टैक्स निकल जाएगा। तो ये अमाउंट और आपका कम हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, 13,000 रुपये ले रहे थे ना कि हर महीने 13,000 रुपये डालेंगे, और हर साल हम इसको 10% की रेट से बढ़ाएंगे। मतलब इस साल पूरे 12 महीने हमने 13,000 रुपये हर महीने डाले, उसके बाद इसमें 1,300 रुपये और ऐड कर देंगे, तो करीब 14,500 अगले साल डालेंगे, फिर 15,500 रुपये अगले एक साल डालेंगे, ऐसा। और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग 12% रख रहे हैं, और पीरियड हमें रखना है 14 साल, जो भी हमने देखा था। तो अगर हम स्टेप अप करते हैं तो हमें 94 लाख रुपए मिल रहा है। हमने इन्वेस्टमेंट कितने किए हैं, 53 लाख रुपीस। तो क्या 94 लाख हमारे लिए ओके होगा, सही होगा? हम एक और स्क्रीन ओपन कर लेते हैं और यहां पर देखते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड एसआईपी कैलकुलेटर। अभी की कॉस्ट है करीब 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए भी आज की कॉस्ट है। और इन्फ्लेशन गवर्नमेंट बोलती है कि 6% के आसपास है, बट हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा के चलते हैं, मान लो 7% के आसपास। और हम 14 साल बाद की बात कर रहे हैं, है ना। आज कॉस्ट है 50 लाख रुपए, तो हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा 1,28,00,000 रुपए का, मोटा मोटा। तो आप 50 लाख रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करते और फ्यूचर में जाके फंस जाते, क्योंकि आपने सोचा था कि मैंने तो प्लान किया है पूरे गोल के हिसाब से। हमें करना है 1,28,00,000 रुपए का टारगेट, 1,28,00,000 रुपए का टारगेट। अब हम दोबारा से इस स्क्रीन पे आ जाते हैं। 1,28,00,000 हमारा 94 लाख का ये हुआ है, तो हम देखें और इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। 15 लाख अगर करते हैं, नहीं, 16,000 रुपये, नहीं, करीब 18,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट हमें आज की डेट में करने पड़ेंगे अगर हमें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। तो मुझे उम्मीद है ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही है, क्योंकि जब हम गोल बनाते हैं तो गोल बनाते समय हम में से ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि अभी के हिसाब से गोल बनाते हैं। हमें अभी के हिसाब से गोल नहीं बनाना है। तो अब आपने 3 एग्जाम्पल लिए थे, आपके बच्चे की एजुकेशन, आपका रिटायरमेंट, और तीसरा आपको घर लेना है। जो भी टाइमलाइन आपने बनाई, जो भी चीज़ें आपने कैलकुलेट करी, उसमें एक तो गोल के हिसाब से आपको एसआईपी डिसाइड करना है, दूसरा आपको टैक्स कंसीडर करना है, तीसरा आपको इन्फ्लेशन कंसीडर करना है, चौथा आपको स्टेप अप करना है। हमेशा बिना स्टेप अप के आप डिजायर्ड रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। 5,000 रुपये हर महीने आज आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, जिंदगी भर 5,000 रुपये ही करते रहेंगे, आप अपने गोल पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो प्रैक्टिकलिटी है, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हम में से ज़्यादातर लोग कर देते हैं जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या एसआईपी कर रहे हैं स्पेसिफिकली। पहली गलती है, और मैंने ये स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो पहली गलती ये है कि मार्केट नीचे जा रहा है और हमने एसआईपी बंद कर दी। जब आप मार्केट नीचे जा रहा है तब एसआईपी बंद नहीं करनी है। तब अगर और ज़्यादा पैसे हैं तो और ज़्यादा पैसे एसआईपी में डालने हैं। मार्केट गिर रहा है, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो, लॉन्ग रन में, बड़े गोल के लिए, लॉन्ग टर्म गोल के लिए मार्केट ऑन एन एवरेज हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से ऊपर ही जाता है, तो आपको रिटर्न ही मिलेगा। अगर आप डर कर किसी भी तरीके से आज इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं तो आपके पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे, फिर कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी, गोल सेटिंग और ये कुछ भी नहीं आएगा। दूसरी मिस्टेक ज़्यादातर लोग करते हैं कि जब भी हम कोई फंड सेलेक्ट करते हैं, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कौन सा फंड सेलेक्ट करना है, आप लार्ज कैप में, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं पर भी डाल सकते हैं। दूसरी चीज आपको ये नहीं करनी है उसके 1 साल का रिटर्न देख के पैसे डाल दें, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी 1 साल का पैसा देखकर, 1 साल का रिटर्न देखकर पैसे आपको उस फंड में नहीं डालने हैं। हमेशा कंसिस्टेंसी देखनी चाहिए। मान लो 1-2 फंड है, पहला फंड है जिसने इस साल 25% का रिटर्न दिया, इसके पिछले साल उसने 2% का रिटर्न दिया था, उसके पहले उसने 10% का रिटर्न दिया था, उसके पहले उसने
माइनस में रिटर्न दिया था, उसके एक साल पहले उसने 30% रिटर्न दिया था। दूसरा एक फंड है जो हर साल ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न दे रहा है। उसने 35% का रिटर्न कभी नहीं दिया, 22% का रिटर्न कभी नहीं दिया, लेकिन वो 0 भी नहीं गया, 2% पे भी नहीं गया। मैं दूसरा वाला फंड चूज करूंगा। रिटर्न भले कम है, कंसिस्टेंसी अच्छी है। ये हम गलती करते हैं, हम 1 साल का डेटा देखकर, 2 साल का डेटा देखकर रिटर्न कि कैसा रिटर्न आ रहा है, हमें लगता है यार ये बड़े, नो, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरी गलती है ओवर डाइवर्सिफाई कर देना। अब फिर लोग क्या करते हैं कि 50 म्यूचुअल फंड ले लिए, 10,000 रुपए डाल रहे थे, 500-500 रुपए, 500-500 रुपए उन्होंने 20 म्यूचुअल फंड में डाल दिया। नहीं नहीं, 4 या 5 म्यूचुअल फंड थोड़ा सा रिसर्च करके, ढंग से देख कर, लेकिन वो 5 रिटर्न, 5 म्यूचुअल फंड, 4 म्यूचुअल फंड आपको बेहतर रिजल्ट देंगे किसी भी 20 रिटर्न से। 20 आप म्यूचुअल फंड ले लोगे ना, तो कोई ना कोई 2-4 तो अंडर परफॉर्म करेंगे ही, खराब करेंगे ही। क्वालिटी इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। तो ये चीज आपको कंसीडर करनी है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अगली मिस्टेक है जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, नॉट हैविंग क्लियर गोल, कि क्लियर गोल नहीं है हमारे पास। जब क्लियर गोल नहीं होता, तो अभी मैंने आपको गोल के रिगार्डिंग इतनी सारे चीजें बताई, तो गोल हमेशा डिफाइन करके रखना है। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें म्यूचुअल फंड खरीदते समय करना चाहिए। मुझे उम्मीद है, अभी तो म्यूचुअल फंड में हम कि बहुत सारी चीजें बात कर सकते हैं, बट वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये जो मैंने आपको बेसिक्स बताया ना, ये बेसिक्स फाउंडेशन आपके लिए रहेगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, SIP में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हाँ, जब आप पैसे के बारे में सोचें, इधर उधर भागे दौड़ें, अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।